अध्याय 0343 बिच्छू जैसी स्त्री। उस लड़की की एक बहुत लंबी चोटी थी जो उसके वक्षस्थल तक झूल रही थी। हवा में छलांग लगाने के बाद वह जमीन की ओर गिरी। हालांकि जैसे ही वह जमीन से टकराने वाली थी, उसके दूध जैसे सफ़ेद पैरों ने हल्के से जमीन को छुआ और वह स्थिरता से रुक गई। शत्रुतापूर्ण भावों से भरी उस सुंदर और बर्फीली लड़की की नीली आंखों ने कबीर विल्सन को घूर कर देखा। उसके वक्ष पर लटकी चोटी के अंत में आश्चर्यजनक रूप से बैंगनी रंग का एक नुकीला हुक कांटा था। ये बहुत खतरनाक लग रहा था, बिल्कुल बिच्छू की पूंछ पर लगे जहरीले डंक की तरह। क्या तुमने सप्रेसिंग डेविल डिवाइन एक्सरसाइज सीखी है? बैंगनी बिच्छू के टैटू वाली आंख फड़कने लगी जब उस नीली आंखों वाली लड़की ने ठंडे स्वर में पूछा। उसके शरीर से निकलने वाली आभा के कारण कबीर विल्सन को अत्यधिक असहजता महसूस हुई। हाँ, जैसे ही कबीर विल्सन की आवाज़ निकली, बिजली की गति से लड़की का पैर तेजी से उसकी ओर घूमा। इतने कोमल पैर से अचानक पूरी तरह विनाशकारी शक्ति निकली, जो बेरहमी से कबीर विल्सन के गाल पर जा लगी। कबीर विल्सन को अपने गाल पर केवल जलन महसूस हुई और फिर एक भयानक प्रहार ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। उसका शरीर उस प्रभाव से उड़ गया और गुफा की दीवारों से जा टकराया। पहाड़ के अंदर की उन ऊबड़-खाबड़ पत्थर की दीवारों पर दरारों से भरा एक गड्ढा बन गया। पफ! कबीर विल्सन के मुंह से खून का फव्वारा फूटा। ये लड़की उसकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। उसने अनुमान लगाया कि वह कम से कम एक्सट्रीम स्टेट चरम अवस्था में होनी चाहिए। उसे उम्मीद नहीं थी कि उस शिलास्तंभ ऑबेलिस्क को तोड़ने के बाद वह अनजाने में इतनी शक्तिशाली हस्ती को आज़ाद कर देगा। यदि सप्रेसिंग डेविल डिवाइन एक्सरसाइज ने उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा होता, तो वह बिना किसी कारण के उस शिलास्तंभ को क्यों तोड़ता? अब उसे पछतावा हो रहा था। केवल इतना ही कौशल? नीली आंखों वाली लड़की ने ठंडे स्वर में पूछा। उसने जमीन को हल्के से थपथपाया और उसका शरीर धुएं की तरह तैरते हुए कबीर विल्सन की ओर बढ़ा। पलक झपकते ही वह उसके सामने आ गई और इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसके दोनों पैरों ने लगातार उड़ती हुई लातें मारी, जो सीधे कबीर विल्सन पर लगीं। उस समय कबीर विल्सन पत्थर की दीवार में धंसा हुआ था। वह उन भयानक हमलों को सहने के अलावा कुछ नहीं कर सका। छोटी लड़की, मेरी सीमा को चुनौती मत दो। कबीर विल्सन गुस्से से उबल रहा था। अचानक उसके डेंटियन ऊर्जा केंद्र से यूनिवर्स टू क्यूई उमड़ने लगी, जो उसके शरीर के हर हिस्से से टकरा रही थी, जैसे कि वह शरीर के विभिन्न अंगों के दर्द को मिटा रही हो। उसकी हड्डियों से टूटने जैसी तेज आवाज आई, जबकि यूनिवर्स टू क्यूई उसके पूरे शरीर में दौड़ने लगी। उसका पूरा शरीर एक भयानक शक्ति से भर गया। बिजली की तरह उसने अपना हाथ फैलाया और नीली आंखों वाली लड़की के नंगे पैर को पकड़ लिया। उसने जोर से अपना हाथ दबाया, जिससे लड़की की कोमल लेकिन क्रोध भरी चीखें सुनाई दीं। जब कबीर विल्सन उस लड़की के कोमल जैद जैसे पैर को कुचलने ही वाला था, उसकी लंबी चोटी ने बिच्छू की पूंछ की तरह उस पर हमला कर दिया। वह नुकीला बैंगनी हुक एक अजीब और डरावनी आभा के साथ चमक रहा था और उसकी छाती की ओर बढ़ रहा था। नीली आंखों वाली लड़की की लंबी चोटी उसके शरीर के एक हिस्से की तरह थी। वह अपनी इच्छा के अनुसार इसे बहुत लचीले ढंग से नियंत्रित कर रही थी। जब उस लंबी चोटी के अंत में लगा नुकीला बैंगनी हुक कबीर विल्सन की छाती में चुभने ही वाला था, उसने एक जोरदार चीख मारी और लड़की को पूरी शक्ति से दूर फेंक दिया, वरना वह उस तीखे बैंगनी हुक से बिंध जाता। कबीर विल्सन को लगा कि यह बैंगनी हुक उस लड़की का सबसे खतरनाक हिस्सा हो सकता है। उसे लगा कि यह किसी जहरीले बिच्छू की पूंछ से कम नहीं था। मैंने तुम्हें आज़ाद किया, फिर भी कृतज्ञ महसूस करने के बजाय तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही हो। तुम एहसान फरामोश औरत, बेहतर होगा कि तुम मेरे हाथ ना आओ, वरना मैं तुम्हें कम से कम 100 बार सबक सिखाऊंगा। कबीर विल्सन ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। वह गुस्से में जल रहा था, लेकिन अपनी भावनाओं को निकालने के लिए वह केवल अपशब्द ही कह सका। नीली आंखों वाली लड़की का चेहरा बर्फ की तरह सफ़ेद पड़ गया। कांपती आवाज में उसने कहा, तुम गंदे आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे भद्दे शब्द कहने की? बोलते ही एक झटके के साथ उसकी कोमल आकृति एक बार फिर कबीर विल्सन की ओर झपटी। इस लड़की की चपलता की तकनीक अत्यंत विचित्र थी। ये जितनी तेज थी उतनी ही हल्की भी, इतनी तेज कि उसका पीछा करना असंभव था। हालांकि कबीर विल्सन भी शिनतो का अभ्यास कर रहा था। जैसे ही उसने अपनी दिव्य दृष्टि फैलाई, उसके क्षेत्र की हर छोटी से छोटी हलचल उसकी पकड़ में आ गई। नीली आंखों वाली लड़की को बाएं दाएं उछलते हुए अपनी ओर आते देख उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। ठीक उसी क्षण जब उसे लगा कि वह पहुंचने वाली है, उसने बेरहमी से उस पर ट्रांसफॉर्मिंग बोन डेविल पाम से प्रहार किया। धड़ाक! पहाड़ के अंदर एक जोरदार विस्फोट गूंजा, जिसके तुरंत बाद पहाड़ हिलने लगा। पहाड़ के भीतर का हिस्सा दरारों से भर गया।
लेकिन इसके विपरीत कबीर विल्सन हैरान रह गया, क्योंकि उसके हमले ने लड़की को दूर नहीं फेंका था जैसा कि उसने सोचा था, और निराशा की बात यह थी कि उस पर चोट का एक निशान तक नहीं था। कबीर विल्सन ने उस रास्ते पर नज़र डाली जहां से वह आया था। आखिरकार उसने अभी अभी ट्रांसफॉर्मिंग बोन डेविल पाम का इस्तेमाल किया था, लेकिन हड्डियों को गला देने वाली उस रहस्यमयी शक्ति का इस लड़की पर कोई असर नहीं हुआ। उसे अपनी और उसकी शक्ति के बीच के बड़े अंतर का एहसास हो गया। अब उसका सबसे अच्छा विकल्प वहां से भागना था। वह ट्रांसफॉर्मिंग बोन डेविल पाम था। तुमने इसे किससे सीखा? नीली आंखों वाली लड़की की आवाज़ में आश्चर्य का पुट था। ये देखते हुए कि कबीर विल्सन भागना चाहता है, उसने अपने कोमल हाथों को लहराया और उसकी हथेली से एक काली आभा निकली जो ठीक गुफा के प्रवेश द्वार पर जा गिरी। पलक झपकते ही प्रवेश द्वार पत्थरों से बंद हो गया। कबीर विल्सन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब भूमिका ने उसे यह सिखाया था तो उसने भूमिका से वादा किया था कि यह एक रहस्य रहेगा। अपनी मृत्युशैया पर भी उसे यह बोलने की अनुमति नहीं थी। नीली आंखों वाली लड़की ने जब देखा कि कबीर विल्सन उत्तर नहीं दे रहा है तो उसने ज़बरदस्ती पूछना छोड़ दिया और एक बार फिर तेज़ और हिंसक हमला किया। उसका प्रहार काफ़ी दबंग था। वह अपनी मुट्ठियों और पैरों दोनों का उपयोग कर रही थी, और कभी कभी वह उस नुकीले बैंगनी हुक से कबीर विल्सन की छाती पर वार करती। नीली आंखों वाली लड़की हर बीतते मिनट के साथ और शक्तिशाली होती जा रही थी। कबीर विल्सन ने अनुमान लगाया कि यह उसकी सील टूटने के बाद धीरे धीरे उसकी शक्ति वापस मिलने के कारण हो सकता है, जिसने उसे जवाबी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह असमर्थ बना दिया। वह रक्षा के लिए केवल ब्लैक टॉर्टोइज लुओटियान का बिछाने की कोशिश कर सका, लेकिन कुछ ही समय बाद वह भी धुंध में बिखर गया। कबीर विल्सन को सबसे ज्यादा परेशानी उसकी चोटी पर लगे बैंगनी हुक से हो रही थी। उसे इसमें कोई संदेह नहीं था कि यदि वह हुक उसकी छाती में चुभा तो वह निश्चित रूप से उसका दिल निकाल लेगा। कबीर विल्सन ने पलटवार करना शुरू किया। जब लड़की ने उस पर हथेली से प्रहार किया तो उसने मुक्के से उसका जवाब दिया, साथ ही उसने आई स्पिरिट डेविल आभा छोड़ी। पिछली बार उसने हरक्यूलियन परिवार के अनिरुद्ध को हराने के लिए इसी चाल का इस्तेमाल किया था। आई स्पिरिट डेविल आभा। नीली आंखों वाली लड़की चिल्लाई और अपना हमला वापस लेते हुए कुछ कदम पीछे हट गई। अपनी बर्फीली नीली आंखों से उसने कबीर विल्सन को सख्ती से घूरते हुए पूछा, क्या भूमिका ने तुम्हें ये सिखाया है? कबीर विल्सन हक्का बक्का रह गया। उसे इस बात की निराशा हुई कि नीली आंखों वाली लड़की ने आई स्पिरिट डेविल आभा के स्रोत का सटीक अनुमान लगा लिया था। कबीर विल्सन के हाव भाव देखकर वह लड़की मुस्कुराई। वह वास्तव में मरी नहीं है। बोलते हुए उसने एक बार फिर कबीर विल्सन पर अपना निरंतर हमला शुरू कर दिया। नीली आंखों वाली लड़की की शक्ति की वापसी के साथ कबीर विल्सन के लिए प्रतिरोध करना और भी कठिन होता जा रहा था। कबीर विल्सन जानता था कि सिमी और भूमिका का एक शक्तिशाली दुश्मन था, वही दुश्मन जिसने उन्हें अपंग बना दिया था। उसे संदेह हुआ कि यह लड़की वही दुश्मन हो सकती है। यदि पहले कबीर विल्सन विरोध करने के लिए संघर्ष कर रहा था तो अब वह बुरी तरह पिट रहा था। नीली आंखों वाली लड़की और अधिक शक्तिशाली होती जा रही थी। लिटिल ड्रैगन, मुझे अपनी शक्ति दो। मैं ये सुनिश्चित करने जा रहा हूं कि उसे एक ऐसी याद मिले जिसे वह कभी न भूले, कबीर विल्सन ने अपने दिल में चिल्लाकर कहा। इस समय उसे अपने बाएं हाथ से एक अविश्वसनीय गर्मी महसूस हुई। रिनी अपनी शक्ति उसे स्थानांतरित कर रही थी। भले ही रिनी से समर्थन लेने के बाद उसे असहनीय दर्द महसूस होता था, लेकिन इस समय वह गुस्से में उबल रहा था। उसने सब कुछ भुला दिया। अपने बाएं हाथ में अविश्वसनीय शक्ति महसूस करते हुए कबीर विल्सन को लगा जैसे उसके भीतर कोई स्वर्गीय देवता समा गया हो। एक भयानक दहाड़ और बिजली की गति के साथ उसने अपनी हथेली नीली आंखों वाली लड़की के वक्ष की ओर बढ़ाई। कबीर विल्सन ने जल्द ही अपने हाथ में एक कोमल और मांसल द्रव्यमान महसूस किया जिसे उसने कसकर पकड़ लिया। नीली आंखों वाली लड़की स्तब्ध रह गई। वह शर्म और गुस्से में चिल्लाई, फिर कबीर विल्सन पर चिल्लाई, अपने गंदे हाथ मुझसे दूर हटाओ। मैं तुम्हारे हाथ का कीमा बना दूंगी। चिल्लाते हुए उसने बिना सोचे समझे कबीर विल्सन पर घूंसे और लातें बरसाईं। हालांकि कबीर विल्सन ने उसे नहीं छोड़ा। इतना ही नहीं, उसने अपनी उंगलियों से उसे और भी कसकर पकड़ लिया। अचानक नीली आंखों वाली लड़की के हाथ में वर्धमान चंद्रमा क्रेसेंट मून की तरह एक लाल ब्लेड दिखाई दिया। ये देखते हुए कि कबीर विल्सन का हाथ कटने ही वाला है, भूमिका ने ठंडे स्वर में आवाज दी, रुको। भूमिका की आवाज सुनकर उस नीली आंखों वाली लड़की ने अपना हमला रोक दिया। कबीर विल्सन ने भी अपने हाथ वापस खींच लिए। हालांकि यह बहुत दर्दनाक था, लेकिन उसे अपने हाथों से जो एहसास हुआ वह काफी उत्तेजक था। कबीर विल्सन के इस भद्दे व्यवहार ने रिनी को उससे घृणा करने पर मजबूर कर दिया। हालांकि वह संतुष्ट भी महसूस कर रही थी,
क्योंकि उसे भी उस तरह की भावना पसंद आई थी। हूँ मेघा, वास्तव में तुम ही हो। नीली आंखों वाली लड़की की आवाज़ गुस्से से भरी हुई थी। वह कबीर विल्सन को घूरती रही, उसकी नीली आंखें एक क्रूर आभा से भरी थीं, जैसे कि वह कबीर विल्सन के टुकड़े टुकड़े करने के लिए इंतजार नहीं कर पा रही हो। अध्याय 0344 डेविल स्कॉर्पियन प्रिंसेस राक्षसी बिच्छू राजकुमारी। वह नीली आंखों वाली लड़की डायमंड डोमेन के किसी भी दुष्ट असुर जैसी नहीं थी, फिर भी उसके शरीर पर डेविल क्यूई राक्षसी ऊर्जा का प्रभाव असाधारण रूप से भारी था। कबीर विल्सन ने अनुमान लगाया कि वह डेविल डोमेन से है। कबीर को बहुत पहले से ही भूमिका के डेविल डोमेन से होने का संदेह था, हालांकि उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह डेविल डोमेन की एक प्रसिद्ध राजकुमारी निकली। उसका वंश और पृष्ठभूमि स्पष्ट रूप से असाधारण थी। भूमिका अंगूठी से बाहर आ गई। सफ़ेद स्कर्ट और ट्यूनिक पहने हुए वह पवित्र और शुद्ध होने का आभास दे रही थी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह डेविल डोमेन से संबंधित है या किसी राक्षसी विद्या का अभ्यास करती है। भले ही वह बहुत कमज़ोर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाली प्रभावशाली आभा किसी भी तरह से कम नहीं थी। उसकी बर्फीली सुंदर आंखों ने, जिनमें एक अजीब सी चमक थी, उस नीली आंखों वाली लड़की की ओर देखा। राजकुमारी पर्पल स्कॉर्पियन, तुम अभी तक मरी नहीं। तुमने उस पर हमला क्यों किया? जहां तक मुझे याद है, तुमने रूथलेस डेविल एक्सरसाइज का अभ्यास छोड़ दिया था। तुम निर्दोषों की अंधाधुंध हत्या करने वाली नहीं हो, और उसकी तो बिल्कुल नहीं जिसने तुम्हें आज़ाद किया है। भूमिका की आवाज़ राजकुमारी पर्पल स्कॉर्पियन से भी अधिक ठंडी थी, इतनी ठंडक कि दूसरों को भी कंपकंपी छूट जाए। इस समय कबीर विल्सन बेहद असमंजस में था। भूमिका को मेघा कहा गया और नीली आंखों वाली लड़की को राजकुमारी पर्पल स्कॉर्पियन। लेकिन उन्हें ऐसा क्यों कहा गया? क्या उनके पिता डेविल डोमेन के कोई सम्राट हैं? सिमी दीदी, भूमिका दीदी और इसके बीच क्या संबंध है? इनका बैकग्राउंड क्या है? कबीर विल्सन ने पूछा। ज्यादा मत पूछो, बस इंतजार करो और देखो। सिमी ने कबीर को कुछ नहीं बताया, हालांकि वह जानती थी कि कबीर आसानी से समझ सकता है कि उनकी पृष्ठभूमि वास्तव में असाधारण है। फिर भी उसकी कबीर को बहुत अधिक बताने की कोई मंशा नहीं थी। राजकुमारी पर्पल स्कॉर्पियन ने कबीर विल्सन की ओर देखा, अपने होंठ चबाए और कहा, मैं इस कमीने को मारना चाहती हूँ। मेरा गुस्सा शांत करने के लिए इसे 1000 बार मारना भी कम होगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? मैं सच में इसे मार डालना चाहती हूँ। थू। कबीर विल्सन ने मुंह का खून थूका और कहा, किसने कहा था कि उपकार मानने के बजाय मुझ पर हमला करो? मरता क्या न करता, एक कुत्ता भी दीवार फांद जाता है, फिर मैं तो इंसान हूँ। ये सब तुम्हारी अपनी करनी का फल है। ज्यादा से ज्यादा मैं बदले में तुम्हें खुद को छूने की अनुमति दे सकता हूँ। राजकुमारी पर्पल स्कॉर्पियन गुस्से में चिल्लाए और कबीर विल्सन की ओर झपटने ही वाली थी, लेकिन भूमिका ने उसे रोक दिया। मोनी, बाहर अभी भी एक शक्तिशाली व्यक्ति मौजूद है। इसके अलावा तुम अभी अपनी पूरी शक्ति में नहीं हो, अपनी ताकत बर्बाद करने का ये सही समय नहीं है। भूमिका की आवाज़ गंभीर थी, जिसने मोनी को तुरंत रुकने पर मजबूर कर दिया, अन्यथा वह निश्चित रूप से कबीर विल्सन की पिटाई कर देती। मेघा, हालांकि मुझे नहीं पता कि तुमने इस बदमाश पर इतना बड़ा दांव क्यों लगाया है, लेकिन तुम्हारे पास जरूर कोई कारण होगा। क्या तुम मेरे साथ डेविल डोमेन वापस चलोगी? मोनी ने पूछा। अब उसका चेहरा काफी शांत हो गया था। नहीं, मेरी अपनी योजनाएं हैं। भूमिका ने सिर हिला दिया। तुम बदल गई हो। मुझे लगता है कि तुम्हें इस पदवी की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये तुम नहीं हो। क्या तुमने अपनी शक्ति बिखेर दी है? तुम्हारी वर्तमान आभा इतनी कमजोर क्यों है? उसकी स्थिति का पता चलते ही मोनी ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा। उसने तुरंत भूमिका की कलाई पकड़ ली। तुम्हारी चोटें वास्तव में बहुत गंभीर हैं। तुम्हारी छोटी बहन कहाँ है? वह मर नहीं सकती, अन्यथा उसने तुम्हें जरूर बचा लिया होता। हालांकि मोनी की आवाज़ अब बर्फ की तरह ठंडी थी, फिर भी कबीर विल्सन देख सकता था कि वह भूमिका के लिए बहुत चिंतित थी, जो उसकी आंखों की चमक से भी स्पष्ट था। भूमिका ने एक हल्की आह भरी, लेकिन उसकी आवाज़ ठंडी बनी रही। तुम्हें मेरे बारे में इतना चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि मुझे अपने रास्ते पर कैसे चलना है। मोनी ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और कहा, तुम अपना ख्याल रखो। तुम्हारी वजह से मैं इस बार इस छोकरे को छोड़ रही हूँ। शुरू में मैं बस उसकी ताकत आजमाना चाहती थी, लेकिन किसे पता था कि यह लड़का वास्तव में इतना बड़ा लंपट निकलेगा। कबीर विल्सन आग बबूला हो गया। वह अचानक चिल्लाया, तुम्हारी बहन लंपट है। तुम जैसी लड़की जो दूसरों को मारती है वह लंपट है। तुम। भूमिका ने अचानक कबीर विल्सन को खींचा और दबे स्वर में कहा, मैं उसकी बहन हूँ। कबीर विल्सन के शब्द अचानक गले में ही अटक गए।
उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि यह बिच्छू जैसी लड़की भूमिका की बहन निकली। अब तक उसे संदेह था कि इस डेविल स्कॉर्पियन प्रिंसेस का भूमिका के साथ गहरा रिश्ता होगा, लेकिन उसे क्या पता था कि वे सगी बहनें हैं। कबीर को जिस बात ने हैरान किया वह ये थी कि दोनों बहनें इतने लंबे समय बाद मिलने के बावजूद एक दूसरे के प्रति इतनी ठंडी थीं। यदि कोई साधारण व्यक्ति होता तो वह निश्चित रूप से फूट फूट कर रोता और अपने भाई या बहन को गले लगा लेता। ये जानकर कि भूमिका के रिश्तेदार हैं, कबीर विल्सन मन ही मन उसके लिए खुश हुआ। पहले उसे लगता था कि भूमिका का न तो कोई परिवार है और न ही कोई दोस्त। छोकरे, मैं तुम्हें बता दूं, अगर कोई और होता तो लड़ाई के दौरान वह मेरे जहर से कब का मर चुका होता, मोनी ने ठंडी आवाज में कहा। हालांकि वह इस बात से दंग थी कि कबीर विल्सन वास्तव में सप्रेसिंग डेविल डिवाइन एक्सरसाइज का अभ्यास कर सकता है। वह अपनी बहन भूमिका को अच्छी तरह समझती थी। वह जानती थी कि भूमिका ने इस छोटे से बदमाश पर बहुत मेहनत की है, अन्यथा वह कबीर को इतनी शक्तिशाली राक्षसी तकनीकें नहीं सिखाती। कबीर विल्सन ने उपहास करते हुए कहा, मैं सप्रेसिंग डेविल डिवाइन एक्सरसाइज का अभ्यास कर रहा हूं और मुझ पर जहर का कोई असर नहीं होता। अगर तुम मुझे जहर दे सकी तो मैं घुटने टेक कर अपनी गलती मान लूंगा, लेकिन अगर तुम मुझे जहर नहीं दे सकी तो। मोनी को निश्चित रूप से विश्वास नहीं था कि वह कबीर विल्सन को जहर नहीं दे सकती। सबसे पहली बात, वह इस अभ्यास के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। वह केवल इतना जानती थी कि यह डेविल डोमेन के साधकों के लिए काफी घातक है। सबसे बढ़कर उसे अपने जहर पर बहुत भरोसा था। अगर मैं तुम्हें जहर से नहीं मार सकी तो मैं। भूमिका ने जल्दी से उसे खींचा। मोनी, इसे भूल जाओ, तुम निश्चित रूप से उसके जाल में फंस जाओगी। भूमिका ने देखा था कि कबीर विल्सन ने इसी तरह के तरीकों का इस्तेमाल करके कई महिलाओं का फायदा उठाया था। वह नहीं चाहती थी कि उसकी अपनी बहन भी कबीर विल्सन का शिकार बने। मेघा, क्या तुम्हें मेरी ताकत पर शक है? मोनी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करती थी। कबीर विल्सन को उनके रिश्ते को समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही थी। जाहिर है दोनों बहनें थीं और फिर भी एक दूसरे का नाम लेकर पुकार रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों का खून का रिश्ता न हो। जैसी तुम्हारी इच्छा, भूमिका ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी बहन उसकी सलाह पर कोई ध्यान नहीं दे रही थी। वह उसे केवल एक हार का स्वाद चखने देना चाहती थी ताकि उसे सच्चाई का एहसास हो सके। मोनी और भूमिका के स्वभाव की समानता के अलावा उनके बीच और कोई समानता नहीं थी। उनके रूप में जमीन आसमान का अंतर था। मोनी की नीली आंखें थीं और उसकी आंख के कोने पर एक बैंगनी बिच्छू का टैटू था। उसकी कमर पर एक कोड़ा लटका हुआ था। उसका अपना एक आकर्षण था, लेकिन उसका सुंदर चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था। दूसरी ओर भूमिका एक बर्फीली परी की तरह थी। उसका सुरुचिपूर्ण और अलग अंदाज और बेमिसाल सुंदर चेहरा अपने आप में एक भव्यता समेटे हुए था। उसकी सुंदरता किसी राष्ट्र को तहस नहस कर सकती थी। जब से कबीर ने उसे पहली बार देखा था वह पूरी तरह से उस पर मुग्ध था। कबीर विल्सन भूमिका को देखता रहा, मन ही मन वह हंस रहा था। उसने उपहास करते हुए कहा, अगर तुम मुझे जहर नहीं दे सकी तो तुम क्या करोगी? उस समय मैं तुम्हारे अधीन होऊंगी, तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो। मोनी ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। उसे अपने जहर पर पूरा भरोसा था और कबीर विल्सन अभी एक्सट्रीम स्टेट में भी नहीं था। यहाँ तक कि अगर वह निर्वाण क्षेत्र का विशेषज्ञ भी होता तो वह उसे आसानी से ढेर कर सकती थी। तुमने अभी अपनी शक्ति पूरी तरह से वापस नहीं पाई है। भूमिका को परिणाम पहले से ही पता था। कबीर विल्सन की जीत पक्की थी। तो क्या हुआ, इस छोकरे से निपटने के लिए ये काफ़ी है। मोनी बोलते हुए कबीर विल्सन की ओर झपटी। अचानक उसकी कोमल हथेली पूरी तरह से काली आभा में लिपट गई। ये और कुछ नहीं बल्कि विष था। मेरे पास हेवनली पॉइजन बॉडी है। दूसरे शब्दों में, मेरा पूरा शरीर विषैला है। अगर कोई मुझे छूना चाहता है तो जब तक मैं जहर वापस नहीं लेती, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, केवल मेरे शरीर को छूने से ही वह जहर का शिकार हो जाएगा। मैं सबसे कमज़ोर जहर का इस्तेमाल करने जा रही हूँ। हालांकि यह तुम्हें मार नहीं सकता, लेकिन तुम्हें ढेर करने के लिए काफ़ी होगा। बोलते हुए मोनी ने कबीर विल्सन की बाँह पर हल्के से एक प्रहार किया। कबीर विल्सन मुस्कुराया और बोला, क्या तुम जानती हो कि इस समय मैं क्या सोच रहा हूँ? तुम क्या सोच रहे हो? मोनी ने अनजाने में पूछा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। तुम निश्चित रूप से हारने वाली हो। तुम्हारा जहर मेरी त्वचा को भी नहीं भेद सकता। कबीर विल्सन हंसा क्योंकि उस विषैली ऊर्जा को ब्लैक टॉर्टोइज एडमेंटाइल आर्मर ने रोक दिया था।